क्या नाम हुआ आपका? लांस नायक RS यादव। पाकिस्तान के पास कोई मिसाइल ऐसी है कि देश के अंदर यहाँ तक आ पाए, ऐसी कुछ है? लगता है कि पाकिस्तान दिल्ली में अटैक कर सकता है या फिर जो मेन हम लोग के शहर है, राज्य हैं, उनमें अटैक कर सकता है पाकिस्तान? आज के दिन इंडिया के दो मेन दुश्मन दो ही हैं, एक पाकिस्तान और एक चाइना। पाकिस्तान कुछ भी हरकत करेगा पूरा सपोर्ट चाइना करेगा। चाइना उसको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भी देगा, बैलिस्टिक मिसाइल भी देगा। जैसे ही युद्ध अगर एक महीने से लंबा खिंच जाता है, उसके पास ऑटोमेटिकली बैलिस्टिक मिसाइल आ जाएंगी। पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। वो सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान में मॉक ड्रिल चल रही है, ये नहीं पता वो नक्शे से खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं। लग रहा है POK आ पाएगा इस बार भारत के पास? 1000 नहीं 50,000 लाख % अच्छा, POK आएगा। या हिंदुस्तान के पास में इतना असला बारूद पड़ा हुआ है और जितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हमारी जो असला बनाती हैं उनकी भी सबकी छुट्टी हमने रद्द कर दी है। सब 24 आवर्स काम हो रहा है और तेरे लिए ही पटाखे बनाए जा रहे हैं फोड़ने के लिए। तेरे में इतने पटाखे दागेंगे, इतने बम फाड़ेंगे कि जो तू है ना बचेगा ही नहीं, तो नाम कहां से लेगा। देखिए मैं बताऊं आपको, जो नरेंद्र मोदी जी करवाएंगे ना वो दुनिया देखेगी। कल मॉक ड्रिल भी होगी और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जो आवाज है इस समय, पाकिस्तान को वर्ल्ड के नक्शे से खत्म करना, अंदर मॉक ड्रिल होगी, वहां पे काम भी होगा। अच्छा, वो ही देखेंगे। वो सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान में मॉक ड्रिल चल रही है, ये नहीं पता वो नक्शे से खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं। दुनिया के नक्शे से खत्म होने की कल जो है पटकथा की स्टार्टिंग है, लिख दी जाएगी। और क्योंकि मैं बताऊं आपको असल में क्या है, युद्ध जो है एकदम से नहीं होता है। ये जो डिप्लोमेटिक गेम चल रहा है इस समय वो दुनिया देख रही है। पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है, भूख से, प्यास से, सब चीजों से मर रहा है और अंदरूनी गृह युद्ध से भी। क्योंकि कभी भी POK हमारा है ऑलरेडी, जो उसने हड़पा हुआ है वो भी वापसी आने की स्थिति में आ चुका है। लग रहा है POK आ पाएगा इस बार भारत के पास? 1000 नहीं 50,000 लाख % अच्छा, POK आएगा। बलूचिस्तान के जाकर के टूट करके अलग विभाजन होगा और गृह युद्ध भी पाकिस्तान के अंदर। देखिए जो संसद है पाकिस्तान की, मुझे कुत्ते के बच्चे का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, पाकिस्तान जैसे जो देश का, वो वहाँ के जो मेन नेता है पाकिस्तान के, वो ही नदारत हैं, वो ही भाग गए हैं, छोड़ कर देश छोड़ करके चले गए हैं। तो जिस देश का कहने का नहीं चाहिए, जिस देश का प्रधानमंत्री देश छोड़कर भागने की स्थिति में हो, जो मेन लीडर हैं वो सारे भागने के, सेना अध्यक्ष बंकरों में जाकर के छुप गया हो और अपने बच्चों को जो है विदेशों में जाकर के शिफ्ट करा दिया हो, तो वो तो युद्ध पहले ही हार चुके हैं, लड़ने से पहले ही। हमने कोई दिवाली पे फोड़ने के लिए बम नहीं रखे हुए हैं, तेरे लिए ही बम बनाए हुए हैं और तेरे ही पाकिस्तान को खत्म करके छोड़ेंगे इस बार नक्शे से। या हिंदुस्तान के पास में इतना असला बारूद पड़ा हुआ है और जितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हमारी जो असला बनाती हैं उनकी भी सबकी छुट्टी हमने रद्द कर दी है। सब 24 आवर्स काम हो रहा है और तेरे लिए ही पटाखे बनाए जा रहे हैं फोड़ने के लिए। तेरे में इतने पटाखे दागेंगे, इतने बम फाड़ेंगे कि जो तू है ना बचेगा ही नहीं, तो नाम कहां से लेगा। दस्तो नाबूद है, बचेगा ही नहीं तो नाम तो लेने वाला बचेगा ही नहीं, खुद का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। मोदी जी में इतना दम है कि पाकिस्तान को खत्म कर दे या POK वापस ले आए? देखिए इस देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो बनाया गया है ना, वो इसीलिए बनाया गया है। इन पाकिस्तान को खत्म ही करेंगे, वर्ल्ड के नक्शे से खत्म करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखिए मैं बताऊं आपको, POK हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। तो उसे जो इन्होंने कब्जा किया है वो भी हम ले लेंगे। बलूचिस्तान के टुकड़े करके वो अंदर मर जाएगा जाकर के। वो तो पहले कह बैठे हैं, उन्होंने कहा भाई हम तो पाकिस्तान के खिलाफ में युद्ध लड़ेंगे, कब जब हिंदुस्तान की तरफ चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं है हमारा। तो ये तो आप समझ के चलो कि काम पूरा होगा आपकी बार। क्या नाम हुआ आपका? लांस नायक RS यादव। जो पाकिस्तान का झंडा नीचे देख के सीने से लगा लेते रोड से उठा के, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। दरअसल फिलहाल तो मैं ऑन फील्ड इंडियन आर्मी में हूँ, यहाँ पे घूमने के लिए आया था। जैसे आप आर्मी के फ्रंट फुट पे वहाँ पे बैठते हैं, आपको एक कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर मिलता है लड़ाई करने के लिए। उसमें सिख भी होता है, मुस्लिम भी होता है, ईसाई भी होता है। वहाँ पे किसी धर्म का कोई
कोई भी लड़ाई से मतलब नहीं होता है। भारतीय है सबसे पहले। वहाँ पे सिर्फ एक स्लोगन होता है, कोई भी बटालियन होती है या रेजिमेंट होता है, उसका एक पर्सनल स्लोगन होता है। जैसे 13 कमाऊ रेजिमेंट में जाओगे तो हर हर महादेव का मिलेगा, और किसी में जाओगे तो राजपूत में जाएंगे तो जय भवानी का है, राज रिफ का जय भवानी है। तो स्लोगन के ऊपर अटैक होता है। वो स्लोगन का उद्घोष करते हुए सुबह पूजा होती है और फिर उसके बाद अटैक हो जाता है। तो वहाँ पे मारने वाले के अंदर जो भावना होती है वो सिर्फ एक हिंदुस्तानी की होती है। उसके दिमाग में अगर आप उस टाइम पे ये पूछोगे कि आपका धर्म क्या है, आप कभी भी नहीं पूछ पाओगे, ना वो बताएगा। लेकिन ये भी होता है कि जब युद्ध का समय चल रहा होता है तो कभी भी सैनिकों को मीडिया से संबंधित कोई चीजें दिखाई नहीं जाती, क्योंकि मीडिया में दोनों पक्ष चलते हैं। एक पक्ष वो चलता है जो बिल्कुल प्योर कट्टर है, देश के पक्ष में खड़ा है, इजराइल की तरह कि भाई हम तो मरेंगे तो देश के लिए, जिएंगे तो देश के लिए। और कहीं ना कहीं से एक पक्ष वो भी आता है जो शरीर से तो देश में है लेकिन जो विचारधारा है वो काफिरों वाली है। तो कभी भी सेना को ये नहीं दिखाया जाता कि देश में ये चल रहा है। सेना जब लड़ाई लड़ती है तो उसको एक ही लगता है कि पीछे हिंदुस्तान आपके पीछे खड़ा है। आप आर्मी से हैं, ठीक है, मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जब पहलगाम की घटना हुई 22 तारीख को, जब आप लोग को पता चला कि पहलगाम में एक घटना हुई है, जो वहाँ पे टूरिस्ट गए थे उनकी पैंट उतार के चेक किया गया, धर्म पूछ के कलमा पढ़वा के मारा गया, आपके अंदर क्या एक जो गुस्सा था, जो हम आम जनता थे, जब हम ये खबर पढ़े थे तो हम लोग के अंदर बस ये गुस्सा था कि अगर हम लोग के हाथ में आ जाए तो इनको यही मार दिया जाए। आप लोग के अंदर क्या रिएक्शन था उस समय? क्योंकि कई बार गुस्से की वजह से कुछ निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। बिल्कुल। आर्मी को जैसे ही वहाँ पे पता चला था, पता चलने के बाद जो वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर था उसने सबसे पहले तो अपने आर्मी की जहाँ पे पोस्टिंग हो रखी है उन चीज़ों को ही चेक किया कि भाई पहलगाम में अब तक आर्मी की पोस्टिंग हुई क्यों नहीं हुई है, क्योंकि अमरनाथ या केदारनाथ वाली यात्रा चलती है, उससे पहले या कुछ दिन पहले आर्मी की पोस्टिंग वहाँ पे हो जाती है। लेकिन ये जो पर्यटक अभी घूमने के लिए गए हुए थे, जो स्थानीय जो वहाँ पे टूर ट्रेवल्स जिन्होंने एजेंसीज खोल रखी हैं, उन्होंने आर्मी को इतला ही नहीं किया कि अभी पर्यटक आने स्टार्ट हो गए हैं। कई लोग हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आर्मी 1.5 घंटे स्थानीय जो टूर एंड ट्रेवल्स हैं, जो एजेंसीज चला रहे हैं, उन्होंने ये इतला किया ही नहीं आर्मी को कि अभी से पर्यटक आने स्टार्ट हो गए हैं। और ये मेजर फॉल्ट था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, NIA के पास ये ऑलरेडी रिपोर्ट थी कि हमला होने वाला है, रिपोर्ट भी थी, लेकिन NIA निश्चिंत थी वहाँ से, उस जो वो वाला पॉइंट था लोकेशन का, वहाँ से तो NIA बिल्कुल निश्चित थी यहाँ पे तो हमला होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी पर्यटक आने स्टार्ट नहीं हुए। और अगर पर्यटक आने स्टार्ट होते तो ऑलरेडी वहाँ का जो कमांडिंग ऑफिसर है वो रिपोर्ट कर देता कि यहाँ पे तो आ चुके हैं। लेकिन तो उसमें ये फॉल्ट हुआ, और वो फॉल्ट हुआ ना, वो स्थानीय वजह से हुआ फॉल्ट। स्थानीय एग्जैक्टली लोकल, हाँ। मतलब कि ये जो पहलगाम की घटना बिना लोकल के सपोर्ट के नहीं हो सकती थी। अरे सर जी, आज तक जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हुआ है सब कुछ लोकल की वजह से हुआ है। दरअसल वो लोकल ही नहीं है, लोकल सब है। पाकिस्तान जो लोकल है वो लोकल नहीं, सभी इम्पोर्टेड हैं वो, क्योंकि वहाँ पे कश्मीरी पंडितों की ज़मीन है वो, और वो कब्जाई गई थी। कब्जा करने के बाद उनकी रजिस्ट्रीज बनी है, उनके बाद वो सभी ज़मीनें ट्रांसफ़र हुई हैं, एक पूरा का पूरा डेटा गायब हुआ है। वेरी गुड। जो आप ये मान के चलोगे राजा हरी सिंह के टाइम से आप लेके चलो, ज़मीनें थी कश्मीरी पंडितों की, क्योंकि जिस टाइम पे पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक किया था उस टाइम पे जो कश्मीरी पंडित थे उनके साथ जो राजा हरी सिंह की जो फौज थी वो तो उनका साथ दे रहे थे, लेकिन उस समय जो मुस्लिम थे उन्होंने सभी ने पाकिस्तानी आर्मी का साथ दिया था। इसी वजह से राजा हरी सिंह ने तत्काल वो जम्मू आए थे नीचे उतर के, और उन्होंने कहा था कि मेरी बात कराओ तत्कालीन गृह मंत्री से, मेरे को सैन्य मदद चाहिए, क्योंकि मेरी खुद की फौज ने दगा किया इसके अंदर जो मुस्लिम थे। और फिर यहाँ से गए थे, इन्होंने कहा था कि सिर्फ पहले विलय पत्र पे साइन होगा, उसके बाद आपको सैन्य सहायता मिलेगी। उस टाइम पे जब वो मुस्लिम उनके साथ रहे नहीं, जमीनें थी 70 से 80% कश्मीरी पंडितों की थी। आज का जो समय है जम्मू कश्मीर में 70 से 80% जो जमीन है वो मुस्लिमों की है। तो आप ये चीज कॉमन सेंस की बात है कि जो लोकल है वो लोकल ही नहीं है, इम्पोर्टेड है सब। मेरा सवाल है आपसे, ये जो नेता है
ये जो बयान देते रहते हैं कि भाई जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान आया कि राफेल पे नींबू मिर्ची टांगनी है, या फिर जो भी आर्मी के ऊपर सवाल उठाए थे जब स्ट्राइक हुई थी तब उन्होंने आर्मी, तो इससे जो आर्मी का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? कभी भी आर्मी अपने कमांडिंग ऑफिसर के अलावा किसी की बात नहीं सुनती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आर्मी कभी भी अपना जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, एक जो बटालियन होती है उसका जो मेन होता है जेसीओ, उसके अलावा किसी की बात नहीं सुनती है, चाहे कोई भी हो। और वो सुनता है जो ब्रिगेडियर का ऑर्डर आता है, ब्रिगेडियर सुनता है मेजर जनरल की, मेजर जनरल सुनता है जनरल की, और जनरल रिपोर्ट लेके आता है डिफेंस मिनिस्ट्री से, और डिफेंस मिनिस्ट्री टोटली रिस्पॉन्सिबल होती है गृह मंत्रालय के, और गृह मंत्रालय जो अपना जो विधायी का काम कर रही है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। कि पाकिस्तान के पास कोई मिसाइल ऐसी है कि देश के अंदर यहाँ तक आ पाए, ऐसी कुछ है? लगता है कि पाकिस्तान दिल्ली में अटैक कर सकता है, या फिर जो मेन हम लोग के शहर है, राज्य हैं, उनमें अटैक कर सकता है पाकिस्तान? नहीं, अब एक चीज़ बताऊं मैं, रशिया का और यूक्रेन का युद्ध हुआ, क्या यूक्रेन के पास ऐसी कोई मिसाइल थी जो रशिया के अंदर जा सके डायरेक्टली? नहीं थी ना। लेकिन जैसे युद्ध 5-6 महीने लंबा खिंचा तो फिर अचानक से उसके पास ड्रोन भी आ गए थे, अचानक से उसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भी आ गई थी। वो कहाँ से आई? तो लड़ाई लड़ी जाएगी तो ये सब मान के लड़ी जाएगी कि इनके पास सब कुछ है। क्योंकि कभी भी कोई भी दुश्मन देश जो आपका मेन दुश्मन है, आज के दिन इंडिया के दो मेन दुश्मन दो, एक पाकिस्तान और एक चाइना। पाकिस्तान कुछ भी हरकत करेगा पूरा सपोर्ट चाइना करेगा, चाइना उसको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भी देगा, बैलिस्टिक मिसाइल भी देगा। जैसे ही युद्ध अगर 1 महीने से लंबा खिंच जाता है उसके पास ऑटोमेटिकली बैलिस्टिक मिसाइल आ जाएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।